नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। युद्ध के बीच इस्तीफा देने की बात क्यों करने लगे व्लादिमीर जेलेंस्की, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ वीरान पड़ा पाकिस्तान का ग्वादर एयरपोर्ट बनाने के लिए चीन ने डाले अरबों, मिला सन्नाटा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में सरकार बदली और इतिहास भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा उलटफेर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज है तो वहीं हार्ड लाइनर व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी कंजर्वेटिव नेता है। इस बीच जर्मनी में भी बड़ा उलटफेर हो गया है और अब सत्ता का संचालन कंजर्वेटिव नेता फ्रीडरिक मेर्स करेंगे। उनके नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को करीबी मुकाबले में जीत मिली है। इसके साथ ही जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हार स्वीकार कर ली है। इस पूरे नतीजे में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी की बड़ी संख्या में सीटें मिली है। उनका वोट प्रतिशत भी दोगुना होते हुए 20.5% हो गया है, जो 2021 में 10.3% ही था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को इतना बड़ा जनाधार मिला है। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने यह कहते हुए नतीजे को स्वीकार कर लिया है कि हमारे लिए यह निराशाजनक है। फ्रीडरिक मेर्स के नेतृत्व वाले गठबंधन को 28.5% वोट मिले हैं। एग्जिट पोल्स में भी ऐसे ही नतीजे का अनुमान जाहिर किया गया है। ओलाफ सोल्ज को मध्य मार्गी विचारधारा का नेता माना जाता है। उनकी पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स ने हार मान ली है। उसे महज 16% वोट ही मिले हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे कम नंबर है। जर्मनी के निचले सदन बुंदेस्ताग में कुल 630 सदस्य होते हैं। इनके चुनाव में ध्रुवीकरण काफी ज्यादा दिखा है। यह चुनाव नवंबर 2024 में ओलाफ सोल्ज की सरकार गिरने के बाद तय हुआ था। इस बार जर्मनी के चुनाव में आर्थिक ग्रोथ कम रहने, अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ाने जैसे मुद्दे अहम रहे। इसके अलावा यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन की एकता की और भी मतदाताओं में चिंता थी। माना जाता है कि अवैध प्रवासियों और यूक्रेन के मामले को लेकर कंजर्वेटिव पार्टी पर लोगों ने भरोसा जताया है। फ्रीडरिक मेर्स के गठबंधन को जीत मिली है, लेकिन उनके सामने भी एक स्थिर सरकार चलाने का चैलेंज होगा। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन पूरे कार्यकाल में गठबंधन एक चुनौती रहेगी। फ्रीडरिक मेर्स लंबे समय से विपक्षी नेता रहे हैं। उनकी पहचान एक कुशल वक्ता और राष्ट्रवादी विषयों को उठाने के लिए है। दिलचस्प आंकड़ा तो यह है कि अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को इतनी बड़ी जीत मिली है जिसे कट्टरपंथी दल माना जाता है। उसकी जीत ऐतिहासिक है। यह पार्टी हमेशा ही अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाती रही है और वहां की मुख्य धारा की राजनीति का अब हिस्सा बन गई है। हालांकि फ्रीडरिक मेर्स की राय यह है कि इस दल के साथ गठबंधन न किया जाए। ऐसे में देखना अहम होगा कि सत्ताधारी गठबंधन में किन दलों की हिस्सेदारी मिलती है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर में अरबों रुपए झोंक कर चीन ने एक शानदार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया, मगर हकीकत ये है कि वहाँ न कोई जहाज उतर रहा है और न ही कोई मुसाफिर नजर आ रहा है। 2040 मिलियन डॉलर की लागत में बनी न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल ऐसा है कि चीन अब सूखी हिचकियां ले रहा है। ये एयरपोर्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है, जो चीन के सिनजियांग प्रांत के अरब सागर से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। मगर जिस ग्वादर में यह एयरपोर्ट बना, वहाँ की हालत इस प्रोजेक्ट से कई बेहतर नहीं रहा। ग्वादर आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। शहर में ना तो पर्याप्त बिजली है, ना ही पानी। वहाँ रहने वाले 90,000 लोगों के लिए ये एयरपोर्ट किसी काम का नहीं। ग्वादर जिस बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, वहाँ पिछले कई दशकों से अलगाववादी की लड़ाई चल रही है। बलूच अलगाववादी गुटों को लगता है कि पाकिस्तान सरकार ने उनके संसाधनों को दोहन किया है और उन्हें उनका हक नहीं दिया। चीन के निवेश ने हालत और खराब कर दिए। पाकिस्तानी सेना ने ग्वादर में भारी सुरक्षा तैनात कर रखी है। हर जगह चेक पोस्ट, कटीले तार, बैरिकेड्स और सैनिकों की मौजूदगी आम है। सड़कें कई दिनों तक बंद रहती है ताकि चीनी नागरिकों और पाकिस्तानी वीआईपी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ग्वादर में लोग आजादी से घूमते थे, मगर अब हर मोड़ पर पहचान पत्र दिखाना पड़ता है।
एक बुजुर्ग खुदा बख्श हसीम कहते हैं, हम अपने ही शहर में पराये हो गए हैं। पहले हम पहाड़ों में रात भर पिकनिक मनाते थे, मगर अब हमें खुद को साबित करना पड़ता है कि हम यहाँ के ही बसिंदे हैं। सरकार का यह दावा है कि CPEC से 2000 नौकरियां दी गई है, मगर स्थानीय लोग कहते हैं कि इसमें बलूच समुदाय के लोग शामिल हैं। ये कोई नहीं बताता। ग्वादर के फिश मार्केट में पत्रकारों के जाने तक की इजाजत नहीं है। बलूचिस्तान आवामी पार्टी के नेता अब्दुल गफूर होत कहते हैं, ग्वादर पोर्ट में एक भी स्थानीय व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली, यहाँ तक कि चौकीदार भी बाहर से लाए गए हैं। हाल ही में उन्होंने 47 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार ने बिजली पानी की दिक्कतें दूर करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। चीन और पाकिस्तान के लिए ये एयरपोर्ट कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग को इसका उद्घाटन वर्चुअल रूप से करना पड़ा। इनॉग्रेशन फ्लाइट तक को मीडिया और आम जनता से दूर रखा गया। चीन ने पाकिस्तान में अरबों रुपए झोंक दिए, मगर नतीजे उल्टे आ रहे हैं। CPEC के साथ ही बलूच विद्रोहियों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी अब तक और आक्रामक हो गया है। पाकिस्तानी तालिबान के साथ हुए संघर्ष विराम के खत्म होने के बाद स्थिति और खराब हो गई। ग्वादर के लोग चाहते हैं कि CPEC से फायदा मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, हालात सुधरे, लेकिन फिलहाल इस परियोजना से फायदे से ज्यादा तनाव और अविश्वास को जन्म दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार बलूच लोगों को कुछ देने को तैयार नहीं और बलूच लोग सरकार से कुछ लेने को तैयार नहीं। ग्वादर में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट बने, मगर यहाँ के लोग आज भी पानी की बूंद बूंद की रोशनी की किरण के लिए तरस रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि वह अपने देश को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की सदस्यता के बदले राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जेलेंस्की का यह बयान युद्ध विराम और शांति के लिहाज से अहम है। दरअसल रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन शांति चाहता है तो उसे नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़नी पड़ेगी। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति नाटो की सदस्यता के बदले पद भी छोड़ने को तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री जेलेंस्की ने कहा है कि वह लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहने की इच्छा नहीं रखते हैं और उनके देश को नाटो से जोड़ लिया जाता है तो वह तत्काल अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने जोर दिया कि उनके इस कदम से यूक्रेन में शांति बहाल होती है तो वह ऐसा करने से गुरेज नहीं करेंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की अमेरिका की भूमिका लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप रूस का साथ दे रहे हैं। वहीं ट्रंप ने शर्त रखी है कि वह यूक्रेन की मदद तभी करेंगे जब वह अपनी खनिज संपदा पर अमेरिका को अधिकार देगा। इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन पर दबाव डाला है कि वह संयुक्त राष्ट्र में पेश यूरोपीय देश के समर्थन वाले अपने इस प्रस्ताव को वापस ले, जिसमें यूक्रेन में रूसी सेना को तत्काल वापस बुलाने की मांग की गई है। एक अमेरिकी अधिकारी और एक राजनयिक ने अमेरिका को यह जानकारी दी। दो राजनयिकों ने बताया कि यूक्रेन ने अपने मौसादा प्रस्ताव को वापस लेने से इनकार कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा इस पर सोमवार को मतदान करेगी। राजनयिकों और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इसके बाद 193 देशों वाली महासभा में अमेरिकी मौसाद प्रस्ताव पर मतदान किए जाने की संभावना है। अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर यह जानकारी दी। अमेरिकी मौसाद प्रस्ताव में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान हुई दुखद जनहानि को स्वीकार किया गया है और संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने की अपील की गई है तथा यूक्रेन और रूस के बीच अस्थायी शांति की अपील की गई है, लेकिन इससे रूस के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अपने प्रस्ताव पर मतदान की मांग कर रहा है। सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के संबंध में सोमवार दोपहर को बैठक होनी है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।